जेनजी। आखिर कौन है ये जेनजी? पूरा नेपाल जल उठा है। आखिर इसका कारण क्या सिर्फ सोशल मीडिया का बैन होना ही था? जवाब है नहीं। देखिए, नेपाल में जो हुआ उसके पीछे मुख्य कारण सोशल मीडिया नहीं बल्कि भ्रष्टाचार था। हर एक विभाग करप्शन में लिप्त हो गया था। ओरिएंटल घोटाला, गिरिबंधु घोटाला, ललिता निवास घोटाला और ऐसे तमाम सेक्टर थे जहां पर बड़े से बड़े घोटाले हो रहे थे। और दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल में महंगाई चरम पर आ गई। आप सोच कर देखिए कि नेपाल में प्रति व्यक्ति जो आय है, IMF 2024 के डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति की आय 1,25,000 रुपए प्रति वर्ष है। अब सवाल यह है कि इतने में एक इंसान का घर कैसे चलेगा? और यही सब कारण है कि नेपाल का जो हर युवा था वह इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। यहां तक कि अपना और अपने परिवार का घर चलाने के लिए उसको अपने देश से ही पलायन करना पड़ रहा था। आलम यह हो गया था कि जो नेपाल का व्यक्ति है वह दूसरे देश में तो जाता था तो कहीं ठेला लगाता था, कहीं मोमोज की दुकान तो कहीं चाउमीन की दुकान खोल के बैठ जाता था। अब आप सोच के देखिए दोस्तों कि आलम इतना खराब हो गया था कि वहां का जो यूथ है वह यूक्रेन से लड़ने के लिए रसिया में भर्ती होता है और रसिया के लोग उनको महज कुछ ही दिन की ट्रेनिंग देकर बॉर्डर पर भेज दिए और वहां पर जितने भी नेपालीज थे वह ऑलमोस्ट शहीद हो गए। अब आप सोच कर देखिए कि जैसे तैसे करके कुछ पैसे वो बचाते थे और अपने देश नेपाल में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो पैसे वो भेजते थे उस पर भी सरकार टैक्स लगा देती थी। और उसी टैक्स के पैसे से मंत्रीगण अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करवाते और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। कोई गुच्ची का बैग दिखा रहा है तो कोई करोड़ों की घड़ी पहन रहा है। इससे हटकर एक बड़ा कारण यह भी है कि जो नेपाल में राजशाही था, जिसको हम मोनार्की बोलते हैं, उसको खत्म हुए ऑलमोस्ट 17 साल हो गए हैं और इस 17 साल में 13 बार सरकारें बदली गई। अब आप देखेंगे कि ये जो सरकारें बदली जा रही हैं वह महज 3 लोगों के इर्द गिर्द बदली जा रही हैं। इनमें से पहला नाम है ओली, जो कि नेपाल का करंट PM था, दूसरा देउबा और तीसरा प्रचंड। और इन्हीं सब रीजन की वजह से वहां की जो जनता थी वह बेहद परेशान हो गई थी। और हद तो तब पार हो गई जब इन्हीं नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी लग्जीरियस लाइफ को एक्सपोज करते थे। कोई पार्टी करता हुआ तो कोई लग्जीरियस लाइफ के साथ क्रूज पर एंजॉय करता हुआ दिखता था। ये सब चीजें देख के वहां की जो आम जनता थी उनका गुस्सा बढ़ता गया। उनका मानना था कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वह सरकार अपने बच्चों की लेविश लाइफ के लिए यूज कर रही है। अब आप सोच कर देखिए कि एक तरफ नेपाल के बच्चे फटे कपड़े पहनने को मजबूर थे तो दूसरी तरफ मंत्रियों के जो बच्चे थे, कोई लुइस विटॉन्स, गुच्ची जैसे ब्रांड के महंगे हैंडबैग्स तो कोई लग्जरी कारें खरीद रहा था। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि लुइस विटॉन्स की जो एक जूता भी आप लेंगे ना तो वह इंडियन करेंसी में लगभग 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। और यही कारण था कि वहां के जो जेनजीज थे वह धीरे धीरे सोशल मीडिया पर #नेपो किड्स, #नेपो बेबीज जैसे हैशटैग चलाने शुरू कर दिए। अब सवाल यह है कि आखिर जेनजीज हैं कौन? 1997 से 2013 के बीच पैदा हुई जो पीढ़ी है वही जेनजीज कहलाती है। मतलब 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के बच्चे। वैसे नेपाल के नेताओं को इंडिया के नेताओं से भी कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भ्रष्टाचार नहीं है। भारत के जो नेता के बच्चे हैं वह अपने आप को सोशल मीडिया पर इतना सामान्य दिखाते हैं कि जैसे उनके पास कोई लग्जरी लाइफ है ही नहीं। वह सिर्फ आम जनता के लिए रूल कर रहे हैं और आम जनता की ही तरह सरवाइव कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की लेविश लाइफ और वहां के जो गरीब बच्चे थे उनकी लाइफ को जोड़कर रील्स चलाना, वीडियो भेजना वायरल हो गया। धीरे धीरे पूरे नेपाल के लोगों को यह समझ में आने लगा कि यहाँ हम भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टैक्स का पैसा है उसका यूज गवर्नमेंट अपने बच्चों की लेविश लाइफ के लिए दे रहा है। देखिए, नेपाल की जो आबादी है उसकी 1/3 आबादी जेनजीज है और यही पीढ़ी पूरे नेपाल में इन वीडियोस को शेयर करने लगी और लोगों तक पहुंचाने लगी।
देखिए वहां के लोगों के अकॉर्डिंग सरकार से जब कुछ नहीं हो पाया तो सरकार ने फिर टिकटॉक को छोड़कर बाकी सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। कारण बताया गया कि सोशल मीडिया ऑपरेशन गाइडलाइंस 2023 के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक स्थानीय संपर्क व्यक्ति रखना था, शिकायत निपटाने का अधिकारी नियुक्त करना था और अन्य कानूनी जिम्मेदारियों को भी पूरी करनी थी। लेकिन नेपाल के सरकार के अकॉर्डिंग कई प्लेटफॉर्म्स ने यह नियम नहीं माना, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया। लेकिन टिकटॉक को इसलिए नहीं बैन किया गया क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया था और संपर्क व्यक्ति भी नियुक्त कर दिया था। लेकिन सरकार को क्या पता था कि यही एक टिकटॉक उसकी पूरी सरकार ही गिरा देगी। लोगों ने इसी टिकटॉक का यूज करके उस वीडियो को फैला दिया और वहां से एक मैसेज गया कि कल सुबह सब लोगों को, स्पेशली जो जेनजीज हैं, वह स्कूल से निकलेंगे और स्कूली ड्रेस में ही जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में एक एनजीओ है हामी नेपाल के नाम से, जो यूथ मूवमेंट देखता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सुधन गुरंग। और लोगों का मानना है कि सबसे पहले इन्हीं ने संदेश दिया कि छात्र शैक्षिक यूनिफॉर्म पहनकर किताबें लेकर अदालत की तरह शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। और उसके दूसरे दिन यानी 8 सितंबर 2025 को वहां के जितने भी छात्र थे और जितने भी जेनजीज थे वह जगह जगह शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका कहना था कि बैन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। देखिए एक हिसाब से देखा जाए तो उनका तर्क भी सही था कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन के लिए ही यूज नहीं होता है, वहाँ पे हमारी मीटिंग्स होती हैं, क्लास चलती हैं, यहाँ तक कि नेपाल में कॉल रेट्स इतने महंगे हैं कि जब यहाँ का यूथ फॉरेन ही जाके कमाई कर रहा है तो हम उनसे बातें कैसे करेंगे। और हम लोग इसी सोशल मीडिया का यूज करके ही अपने घर वालों से, अपने भाई से, अपने बहन से सबसे बातें करते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकार ने पीछे से बोला कि अगर यह प्रोटेस्ट नहीं रोकते हैं तो इन्हें गोली मार दी जाए। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करना गलत है? लेकिन इसी सरकार ने उन मासूम बच्चों पर गोली चलवा दी। आपको यकीन नहीं होगा कि जो बुलेट्स थी वह किसी किसी बच्चों के हेड शॉट पर जाके लगी थी, हेड शॉट पर। और इस फायरिंग में लगभग 19 लोगों की डेथ हो जाती है, जिनमें एक 14 साल का बच्चा था। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, क्या सरकार के पास प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोई और तरीका नहीं था? क्या आंसू गैस नहीं थे, या वाटर कैनन नहीं था, या आपके पास रबड़ बुलेट नहीं था? सोचिए, इतना कुछ करने के बाद भी अगर जो प्रोटेस्ट नहीं रुक रहा है तो लोगों को पहले पैर पे गोली चलानी चाहिए, ना कि हेडशॉट पर। और इसी इंसिडेंस के बाद पूरे नेपाल में गुस्सा भड़क गया। यहां तक कि जो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे वह लोग भी सड़कों पर उतर गए और जगह जगह हिंसा करना शुरू कर दिया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि प्रधानमंत्री को भी देश छोड़ के भागना पड़ा। किसी ने संसद भवन फूंक दिया तो किसी ने इन्हीं नेताओं को पकड़कर गिरा गिरा कर मारा, किसी ने लेटा कर मारा तो किसी ने पानी में डुबो कर मारा, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि किसी को जिंदा तक जला दिया गया। जो बचे खुचे नेता थे उन्हें हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागना पड़ा। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे ओली पोप, इन्होंने तो पहले इस्तीफा दिया लेकिन फिर देश छोड़कर ही भाग गए। देखिए करंट टाइम की हालात ये है कि पूरे नेपाल को इस समय वहां की जो सेना है वह अपने अंडर ले ली है। हालांकि अब धीरे धीरे तो हालात सुधर रहे हैं। फिलहाल अंतिम सरकार के तौर पर सत्ता जो है वह सुशीला कार्की को दिया गया है, जो भारत की BHU से पढ़ी हैं और वहां की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। चलिए ये सारी चीजें तो हो गई, सरकार भी हट गई, लेकिन अब क्या? वहां की जनता तो खुद ही नहीं तय कर पा रही है कि उन्हें राजशाही चाहिए या लोकतंत्र। देखिए मेरे हिसाब से तो सरकार का विरोध करना सही था, लेकिन सोचिए कुछ जेनजीज ने खुद को कितना नुकसान पहुंचा लिया। किसी ने सुप्रीम कोर्ट जला दिया, यानी अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं के सबूत भी मिटा दिए। वहां की जो लोकल मार्केट थी उनकी क्या गलती थी, उसको भी जला दिया। ऑफिस हुआ, बड़े बड़े होटल हुए, उनको भी जला दिया। जिस बेरोजगार के लिए आपने आंदोलन किया था
उसी के चलते जो लोग रोजगार में थे उनकी भी नौकरियां छीन ली, बैंक जला दिया। किसका नुकसान हुआ? ज्वेलरीज की दुकानें लूट ली, ठेला को भी आग के हवाले कर दिया। किसका नुकसान हुआ? हद तो तब हो गई जब जेल से 13,000 कैदियों को ही रिहा करवा दिया। अब अगर हत्या, लूटपाट जैसे संगीन अपराध होंगे भी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इन अपराधियों को कुछ जेनजीज ने मिलके इन्हीं को रिहा करवा दिया। सब्सक्राइब।